नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीएसएक्स के भाग 25 को देखेंगे। इसमें एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में मॉडर्न इंडिया पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस का लीड सोर्स बताऊंगा मैं आपको, और साथ ही साथ ऐसे एनालिसिस दूंगा जिससे कि आपको फ्यूचर में जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या एनसीईआरटी में उस चीज़ से रिलेटेड और जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं इसलिए इसके पार्ट्स लाने होंगे। ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट 1 होगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कवर होंगे आपके एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए, इवन रेलवे के लिए भी, और एसएससी जो भी एग्जाम्स कराएगा 2025 में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज ए मदरसा ओपनड इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्सियन एंड इस्लामिक लॉज। आपको दिखाऊंगा कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से एसएससी ने कहाँ से उठाया है। अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो 1781 सीई में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि C.E की फुल फॉर्म क्या होती है। क्लियर है? तो 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा खोला गया था 1781 में। जब आप इसकी डीप स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी में इसको पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है अवर पास 3, उसमें जो छठवां चैप्टर है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन, इसमें लिखा है ए मदरसा वाज सेट अप बाय कैलकाटा इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्सियन एंड इस्लामिक लॉज। एग्जैक्ट लाइन उठाई गई है। एंड द हिंदू कॉलेज वाज established इन बनारस इन 1791 टू encourage द स्टडी ऑफ एंशियंट एंड संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब आप देखेंगे, आपसे एसएससी ये लाइन पूछ सकता है कि हिंदू कॉलेज बनारस में कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था टू स्टडी द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1791। मदरसा 1781 का है, हिंदू कॉलेज बनारस वाला 1791 का है। कई सारे एग्जाम्स में इसमें क्या पूछा गया वो भी बता देता हूँ। कई सारे एग्जाम्स में उन्होंने प्लेस पूछ लिया है, तो मद्रास मदरसा किया गया कलकत्ता में और हिंदू कॉलेज था बनारस में। कई एग्जाम्स में ईयर पूछ लिया गया है। अब और आपको एनसीईआरटी और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये मदरसा सेटअप किया गया था। तो हम आने वाली स्लाइड्स में वॉरेन हेस्टिंग्स को लेके और मदरसा को लेके जो भी एसएससी ने और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, मदरसा क्या होता है ये भी देख लीजिए। एन अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। वॉरेन हेस्टिंग established कैलकटा मदरसा इन विच ईयर फॉर द टीचिंग ऑफ मोहम्मदन लॉ। मोहम्मदन लॉ को पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो यहाँ पे 1780 लिखा है, ये 1781 होगा। एक्चुअली में इसके नियर बाई जो ऑप्शन है वही हम टिक करके आएंगे। क्लियर? ये DSSB ने पूछा है। अगला क्वेश्चन, अगर यूपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2018 में एक मैचिंग पूछी थी, उसमें भी ये लाइन लिखी गया है कि कैलकटा मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसके इंस्टीट्यूशन और फाउंडर पूछे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका है B2 ओनली। ठीक है, अब जो संस्कृत कॉलेज एक बनारस जो अभी हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, हिंदू कॉलेज, वो जोनाथन डंकन की देन है, उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज अर्थर वेलेस्ली की जगह नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली है। आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी ने कन्फ्यूजन करने के लिए इवन एसएससी भी सेम चीज़ रिपीट कर सकता है। वेलेस्ली आपको अगर याद रह भी गया तो भी उससे बात नहीं बनेगी, आपको याद रखना पड़ेगा आर्थर वेलेस्ली नहीं है, लॉर्ड वेलेस्ली है। फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। और संस्कृत कॉलेज एट बनारस, ये विलियम जोन्स नहीं है, जोनाथन डंकन है। आइए देखते हैं। कैलकटा मदरसा वाज इस्टेब्लिश बाई वॉरेन हेस्टिंग, सही है। संस्कृत कॉलेज वाज इस्टेब्लिश बाई जोनाथन डंकन, सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज वाज सेटअप बाई लॉर्ड वेलेस्ली इन 1800 फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सेटअप किया गया था फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। अब मेरा आपसे फिर से वही क्वेश्चन है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज की आप लोकेशन मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुगल काल में जो मदरसा इस्टेब्लिश किए गए थे मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस को टीचिंग करने के लिए, तो कहाँ पे किए गए थे? लखनऊ में, ये ध्यान रखना है आपको। इन मुगल पीरियड हायर एजुकेशन लर्निंग सेंटर्स वर नोन एज, क्या थे?
मदरसा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कैलकाटा मदरसा सेटअप किया था फॉर स्टडी एंड टीचिंग द मुस्लिम लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट, सही बात है, 1781 में। जोनाथन डंकन स्टार्टेड ए संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी, ये 1791 का है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपसे एसएससी आने वाले एग्जाम्स में ये जोनाथन डंकन वाला संस्कृत कॉलेज जो बनारसी में है, इसे पूछने के पूरे पूरे चांसेज हैं, क्योंकि अभी उसने एसएससी ने क्वेश्चन यहाँ से उठाया है, अगला क्वेश्चन यहाँ से उठा देगा वो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम द गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर पासिंग विच एक्ट। तो ये CHSL 2024 में पूछा गया है कि गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो उसके बाद उनकी उपाधि बढ़ गई थी, उन्हें बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है। करेक्ट आंसर, Who among the following king of Banaras was arrested by Warren Hastings in 1781? 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनारस के जो राजा थे उनको अरेस्ट कर लिया था, उनका नाम था चेत सिंह, CHAIT या CHET। यह कब पूछा गया? कांस्टेबल GD 2021 में। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी रिपीट हो सकते हैं, तो नोट्स बनाते चलिए, PDF के पीछे मत भागिए। इन विच ईयर डिड वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 1773, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसके तहत ऐसा हुआ था। ये SSC JEE 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया। देखिए, अब इन इंडिया लगा दिया तो हम मान लेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं लगाया है, ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लगाया, इन इंडिया लिख दिया तो हम मान लेंगे। और ऑप्शन भी ऐसे 70s वाले हैं, और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स एक अलग पर्सन है जिन्होंने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी दिया है। वो क्वेश्चन भी मैं कवर करूँगा इस सीरीज में आपके लिए, क्योंकि होगा क्या कि कई लोग कंफ्यूज होंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स में। तो वॉरेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा ये DSSB ने एक गलती की है, यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग की जगह वॉरेन हेस्टिंग लिखना था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इन इंडिया नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जिन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल से इनकी उपाधि बढ़ा दी गई थी, गवर्नर ऑफ बंगाल से बढ़ा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। अगला पढ़ते हैं, वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन विच ईयर? तो करेक्ट आंसर क्या है? 1773। अब देखिए, ये लॉर्ड हेस्टिंग जिसके लिए मैं आपको बता रहा था, तो ये भी ध्यान रखना है, यही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे गलती करा सकती हैं। लॉर्ड हेस्टिंग इनिशिएटेड which policy where the East India Company claimed that its authority was supreme and hence its power was greater than that of Indian state। मतलब एक लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, ये 1813 से 1823 इनका कार्यकाल है। इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी जिसे पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी बोला गया है, जिसमें बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम अथॉरिटी है और वो किसी भी इंडियन स्टेट से भी ऊपर है, उसकी पावर इंडियन स्टेट से भी ऊपर है। क्लियर है। इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस 1774 CE में किसके द्वारा सेटअप इस्टेब्लिश किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की अगर बात करें तो 1783 से 1785 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बट मैं आपसे अब बोलूँगा कि इंडिया का जो पहला पोस्ट ऑफिस जो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, इसकी लोकेशन आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी लोकेशन क्या है। अगला क्वेश्चन UPSC ने NDA में पूछा है, विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चली थी, तो ये किसके लिए था? कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके लिए आप मुझे आर्टिकल बताइए। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके लिए मुझे आप आर्टिकल कमेंट करके बताइए। कई सारे क्वेश्चंस पूछता हूं मैं, जो लोग सीरियसली देख रहे हैं इन क्वेश्चंस को जरूर करें और कमेंट करें, इससे आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा। और ये क्वेश्चन SSC डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ चुका है, इसीलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे ये क्वेश्चंस पूछता हूं, क्योंकि ग्रुप में चीज़ें याद करना आसान होती हैं कि भाई आपने कोई चीज़ याद की है, अगर उससे रिलेटेड 4 फैक्ट और याद हो जाएंगे तो चारों ग्रुप में आपको याद रहेंगे। क्लियर है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो मैसूर किंगडम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1780 से 84 के बीच हुआ था। अब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि 83 से 85 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स था और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 हुआ, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेगा? वॉरेन हेस्टिंग्स।
क्लियर है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? इसका करेक्ट आंसर है 3। ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि 3 प्रेसिडेंसी एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन की गई हैं। Warren Hastings' experiment of auctioning the right to collect the revenue to the highest bidder is almost similar to वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ऑक्शनिंग का एक मेथड बनाया था कि जो हाईएस्ट बिडर होगा उसी से हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ये सेम लाइक इजारा सिस्टम के बराबर था, इजारा सिस्टम जैसा था। तो जो इजारा सिस्टम था, जिन्हें इजारेदार बोला जाता था, जो हाईएस्ट बिडर होते थे, वो मुगल काल में भी ऐसे ही सेम प्रथा चलती थी। उसका जो सेटअप किया था वो जहांदार शाह ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इजारा जा से जहांदार, इजारा सिस्टम मुगल ने, जहांदार शाह ने रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम था ये। यहाँ पे क्या होता था, वेयर द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू वाज ऑक्शन टू द हाईएस्ट बिडर नोन एज इजारादार हु एग्रीड टू पे ए फिक्स सम ऑफ अमाउंट टू द गवर्नमेंट। समझ में आ गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स। आप देख सकते हैं एसएससी डी ट्रिपल सब जगह गलत आ रहे हैं क्वेश्चन, बट आपको ध्यान रखना है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं ये 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ British rule in India, who among the following became the first Governor General after the post of Governor was elevated to the Governor General of Bengal? तो पोस्ट एलिवेटेड कर दी गई थी, गवर्नर की पोस्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दी गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आप देख सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन रेलवे का है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ग्रुप डी का। इन 1781 वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ए मदरसा इन कैलकाटा फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ मुस्लिम्स। मैंने बोला ना 4 ही फैक्टर हैं, 1781, वॉरेन हेस्टिंग्स और कैलकाटा। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल अंडर द ब्रिटिश रूल तो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। डीपी कांस्टेबल में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। हु ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल स्टार्टेड दीवानी एंड फौजदारी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? ये आपको भी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन में आपको पढ़ाऊंगा कि एग्जैक्ट यही सेम चीज़ पूछ चुका है एसएससी कि दीवानी और फौजदारी अदालत सेटअप करी थी किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1773 से 1785 के बीच में गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। आप ये पीरियड जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वॉरेन हेस्टिंग्स, सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। हु ब्रॉट एन एंड टू द ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इन द ब्रिटिश इंडिया थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? एक रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे जिन्होंने ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेकर आए थे, इसको एंड किया था 1773 में, किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में स्टेब्लिश किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने बाय विच एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्लियर है। एमटीएस 2021 में पूछा गया है विच ब्रिटिश गवर्नर एंडेड द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल? तो करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। एज पर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके आधार पर वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम अपॉइंट किया गया था। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेई में 2020 में पूछा जा चुका है कि गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम किसको अपॉइंट किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को ही, बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के प्रोविजंस के तहत। क्लियर है। अब आप एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो हमारा जो अवर पार्ट 3 है उसमें जो दूसरा चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश पावर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बता देता हूँ कि वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहे 1773 से 1785। देखिए एग्जैक्ट रेलवे ने पूछा है तो आप ये मत सोचिए, ये एमटीएस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं लाइन, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of the company power by his time the company had acquired power not only in Bengal। अब ध्यान से सुनिए, कंपनी ने नहीं बंगाल में पावर एक्वायर करी थी बट आल्सो बॉम्बे एंड बॉम्बे और मद्रास में भी की थी। तो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। ब्रिटिश टेरिटरी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो प्रेसिडेंसी क्या होती थी कि ब्रिटिश यूनिट को डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता था जिन्हें प्रेसिडेंसीज कहा जाता था, और 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, यही लाइन एसएससी उस एग्जाम में पूछी थी, अभी मैंने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने पद हुआ करते थे, वो एग्जैक्ट उसकी अगर इंग्लिश देखेंगे तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसीज कितनी थी। तो प्रेसिडेंसी थी बंगाल और मद्रास और बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर
ठीक है। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो गवर्नर जनरल, तो जो प्रेसिडेंसी थी उनको गवर्नर हेड करते थे और सुप्रीम हेड होता था एडमिनिस्ट्रेटिव्स का, वो होता था गवर्नर जनरल, और वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। अब जो मैं आपको बता रहा था कि फौजदारी और दीवानी वाला, तो इसको पढ़ लेते हैं। इन 1772, ध्यान से सुनना, 1772 में ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैज टू हैव टू कोर्ट। एक डिस्ट्रिक्ट के पास दो कोर्ट होते थे, जिन्हें एक क्रिमिनल कोर्ट बोला जाता था, जिसे बोला जाता था फौजदारी अदालत। क्या बोला जाता था? फौजदारी अदालत। और एक सिविल कोर्ट होता था, इसे बोलते थे दीवानी अदालत। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिमिनल कोर्ट का नाम क्या था, तो फौजदारी अदालत था, और सिविल कोर्ट का नाम क्या था? दीवानी अदालत। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रोसीडेड ओवर द सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट में जो जज बैठते थे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जा रहा है, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे। उन्हें कुछ समझ तो आते नहीं थे जो इंडियन लॉज थे, तो उनको इंटरप्रेट करने का काम मौलवी और हिंदू किया करते थे। और अगर क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो कलेक्टर के सुपरविजन में ही दो लोग बैठते थे, एक काजी बैठते थे, एक मुफ्ती। तो काजी एक जज हुआ करते थे, और मुफ्ती जो काजी जो रूल कोट करते थे उसको एक्सप्लेन करने का काम करते थे। देखिए लिखा गया है, ए जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट काजी वुड एडमिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। काजी और मुफ्ती किस जगह बैठते थे, तो आपको पता होना चाहिए। काजी और मुफ्ती क्रिमिनल कोर्ट में बैठते थे, और क्रिमिनल कोर्ट को बोलते थे फौजदारी अदालत। क्या बोलते थे? फौजदारी अदालत। क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस पॉइंट से, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप समझदार हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। दो तरीके की अदालत हैं, एक सिविल कोर्ट है, एक क्रिमिनल कोर्ट है। क्रिमिनल कोर्ट से फौजदारी अदालत है, और सिविल कोर्ट से दीवानी अदालत है। मौलवी और हिंदू हुआ करते हैं, ये कहाँ पे बैठेंगे? ये आपके सिविल कोर्ट में बैठेंगे। और काजी और मुफ्ती ये बैठेंगे आपके फौजदारी अदालत में, क्रिमिनल कोर्ट में। काजी कौन है? एक जज है। मुफ्ती कौन है? मुफ्ती मुस्लिम कम्युनिटी का एक रेस्पॉन्सिबल ज्यूरिस्ट है, जिसका काम है कि काजी जो जो रूल कोट कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने का काम करते थे। इम्पीचमेंट आपको पता ही है, मिसकंडक्ट के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई पर्सन मिसकंडक्ट करता है तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा वो उसके अगेंस्ट ट्रायल चलाएगा, यही इम्पीचमेंट है। मैंने आपसे पूछा भी है कि प्रेसिडेंट साहब के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ये आर्टिकल आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्लियर है? अगर हम आवर पास 3 के इसी चैप्टर की बात करें, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, तो उसमें ये फिगर 15 है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। लिखा है द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स पेंटेड बाय आरजी पोलार्ड इन 1789। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन आपसे एसएससी ने पूछा भी था कि किसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चली थी। ये 7 साल तक चली हैं, वो किसके अगेंस्ट चली थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था बाय द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड आया 1785 में, 1783 में उसका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो जो एडमंड बुर्के हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। एडमंड बुर्के ने इस बंगाल में मिस गवर्नमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल ठहराया था पर्सनली, उसको वॉरेन हेस्टिंग्स को ठहराया था। तो उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चली थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में 7 साल तक, ध्यान रखना है। अब ये जो हमारा चैप्टर है आवर पास्ट 3, इसका 6वां चैप्टर था, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। उसमें ये फिगर 3 आप देख सकते हैं, ये वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, ये एक मुंशी जी हैं, और ये एक पंडित जी हैं। यहाँ पे ये पूरी लाइन लिखी हुई है, आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। मोन्यूमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स वाज रिचार्ड वेस्ट मैककोट 1830, नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकाटा। आपसे पूछा जा सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स का जो मोनूमेंट है वो कहाँ पे है, तो विक्टोरिया मेमोरियल कैलकाटा में है। तो इसमें लिखा गया है कि सेंटर में तो आपके एक साइड बैठे हैं मुंशी जी, और दूसरी साइड बैठे हैं आपके अदर साइड पंडित जी बैठे हुए हैं। ये रूल्स कोट कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग कर रहे हैं। और इसमें लिखा गया है कि हेस्टिंग्स टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप कैलकाटा मदरसा। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। और ये ओरिएंटलिस्ट था, मतलब जो ईस्ट एशिया है उसकी जो लॉज हैं, उसकी जो कल्चर है उसको समझने के लिए मतलब उत्सुक रहता था। उसके अंदर
वो था कि यहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं उनको समझने की कोशिश करता था। ये आप पे लिखा है कि एक मैजेस्टिक फिगर है सेंटर में हेस्टिंग्स का, ये वाला, ये पंडित जी हैं, ये मुंशी जी हैं, और जो उन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेज के वो इंटरप्रेट करके बताते थे कि ऐसे ऐसे है, ठीक है। और हेस्टिंग्स जो है कलकत्ता मदरसा सेटअप किया था 1773 में, क्लियर है, वो 1781 में। अगर हम बात करेंगे अवर पास थ्री इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर, तो उसमें भी एक लाइन लिखी हुई है कि बहुत सारे गवर्नर जनरल आए थे, बस फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से, इनका कार्यकाल लिखा है, ये 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न इंडिया के लिए क्वेश्चन है, ये CGL 24 में आया है 10 सितंबर को और 4 से 5 के पीरियड में। इसमें पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए पोइट हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। 1913 में नोबेल प्राइज साहित्य के लिए किसको दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अब मैं आने वाली स्लाइड्स में पहले तो ये कवर करूँगा कि ये सेम क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कहाँ कहाँ पूछा गया है और क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लेके आपसे पूछा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज वर्क, तो उनको गीतांजलि के लिए मिला था, पहली बात ये ध्यान रखनी है। नेम द फर्स्ट सिटीजन हु वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913, तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रखना है कि वो फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, गीतांजलि जो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, ठीक है। अगला देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर वेव हिज नाइटहुड बिकॉज, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। उन्होंने उसको त्याग दिया था कब, 13 अप्रैल 1919 को, जब जलियांवाला बाग मासेकर हुआ, पंजाब ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। Who among the following was the first non-European to win a Nobel Prize in 1913 in literature for his work? तो ये CGL 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन बताना है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता 1913 में फॉर हिज वर्क गीतांजलि, तो इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। एक है गाला पागुचर्चा एज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, एक कलेक्शन है किसका, शॉर्ट स्टोरीज का, MTS 2022 में पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, बंगाली में, आईकार में पूछा गया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्जाम में। वैन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बॉर्न हुआ है 7 मई 1861, ये भी ध्यान रखना है आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, तो ये आपको बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है। अब देखिएगा, टैगोर जी ने जन गण मन जो इंडियन नेशनल एंथम है वो 1911 या 12 भी लिखा सकता है क्योंकि दिसंबर 1911 है, तो कंपोज की थी। ध्यान से सुनिएगा, जो जनगण मन कंपोज की है टैगोर जी ने वो 1911 है, ये इंडियन नेशनल एंथम अडॉप्ट करी गई थी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इंडियन नेशनल सॉन्ग बताइए और किसने लिखा है, आप कमेंट करके बताइए नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट 1913 में टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए और उन्होंने 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश मोनार्क जॉर्ज फाइव, ये नाम याद रखना है, जॉर्ज फाइव के द्वारा, ठीक है। फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि गिव अप की थी उन्होंने 1919 में जब जलियांवाला बाग में मासैकर हुआ। 1915 में उन्हें मिली थी जॉर्ज फाइव ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा, 1919 में उन्होंने उसको त्याग दिया था। 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की डेथ हुई थी, तो जो 80वीं डेथ एनिवर्सरी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की वो ऑब्जर्व की गई थी वेस्ट बंगाल में 8 अगस्त 2021 को, और बोला गया था ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बिकम द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर, तो 1913। ध्यान रखना है, इनकी जो किताबें हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस है, गोरा है, गार्डनर है, रक्ता कराबी है, और भी एक दो हैं जो आपको मिल जाएंगी जैसे नेशनलिज्म है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन फाउंड किया था 1901 में, जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोला गया है, ये बंगाल में है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में दिखाऊंगा मैं आपको। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड फर्स्ट एशियन टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कौन कौन सी बुकें लिखी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनलिज्म, या फिर गीतांजलि है, पोस्ट ऑफिस है, गोरा है, और गार्डनर है, और रक्ता कराबी है। अब ये एसेंशियल राइटिंग्स ये भीमराव अम्बेडकर जी की है। द वे टू का गॉड ये
महात्मा गांधी जी की है। मैं आपसे बस एक कमेंट करके पूछना चाहूँगा, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज़ कि ये किसने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। ये इंडिया का नेशनल एंथम एडॉप्ट किया था। तो इसके कितने, इस सॉन्ग के कितने स्टेंजा एडॉप्ट किए गए? तो केवल एक ही स्टेंजा एडॉप्ट किया गया था। इवन उन्होंने बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है उसको कंपोज किया गया था, जिसे बोला गया था अमर सोनार बंगला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव फॉर हिज एक्सपर्टीज इन बाइंडिंग टुगेदर elements of the Indian classical music and folk pieces to suit the Western tunes intoned with precision along with his एक्सपर्टीज इन अदर आर्ट डोमेन्स। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये रेसिप्रोकल आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है, तो वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला बोला गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही ताजमहल को बोला था ए टीयर ड्रॉप ऑन द चीक ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी के चीक पर एक टीयर ड्रॉप है, इसे ताजमहल बोला गया है। ये ताजमहल को डिस्क्राइब किया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था कि वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उन सभी के सॉल्यूशन को लीड करने वाली एक रोड है, उस रोड का नाम क्या है? एजुकेशन। ठीक है। जनगण मन फर्स्ट कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कैलकाटा सेशन में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कैलकाटा सेशन है उसको प्रिसाइड कौन कर रहा था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। 1911 में जनगण मन गाया गया फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन इंस्टीट्यूट इन 1901। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटल स्कूल एट शांति निकेतन? तो क्या था? 1901 में। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, अभी दिखा देता हूँ आपको। एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है ये। नंदलाल बोस ए स्टूडेंट ऑफ अविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं अविन्द्रनाथ टैगोर, उनके एक स्टूडेंट थे नंदलाल बोस। उनको बोला गया कि भाई जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कला भवन बनाया है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल है, ये भी ध्यान रखना है। कला भवन, उसमें एक पेंटिंग डिपार्टमेंट में उन्हें पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप उसके हेड बन जाइए। नेशनल नंदलाल बोस जी को नाम याद रखना है। ठीक है। और जो आपका कला भवन था वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर एट द शांति निकेतन। तो शांति निकेतन पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंड की है उसी का एक हिस्सा है कला भवन, यानी पेंटिंग डिपार्टमेंट बोला गया है, जहाँ पे नंदलाल बोस जी हेड कर रहे थे। क्लियर है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि गेव अप की थी, त्याग दी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मासेकर एट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द पोइट्री एंड म्यूजिक हैज बीन कन्फर्ड विद द नोबेल प्राइज? तो नोबेल प्राइज किसको मिला है पोइट्री और इसके लिए? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। CHSL 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइट की उपाधि को त्याग कर अंग्रेजों पर अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए एक प्रेरण था? तो जलियांवाला बाग का जो अत्याचार हुआ था उसी के कारण। ये DSSB ने पूछा है। गीतांजलि क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। ठीक है। और फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर। हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुरुदेव ऑन रविन्द्रनाथ टैगोर? तो गांधी जी। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी जी। मैंने आपको बताया था गांधी जी ने उनको बोला गुरुदेव, और गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को बोला महात्मा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन ऑथर रोड द फेमस नोवेल गोरा ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। MTS 2021 का क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम? इंडियन नेशनल एंथम के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए इंडियन नेशनल सॉन्ग क्या है। ठीक है। ये CHSL 2024 में पूछा है। रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड एज अ मेजर टू द प्रोटेस्ट आफ्टर पंजाब ट्रेजेडी जलियांवाला बाग मैसेकर। एक बुक है रेड ओलियंडर्स। रेड ओलियंडर्स नाम की बुक भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है, SSC सिलेक्शन पोस्ट में पूछी गई है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? MTS 2020 में पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन ये लाइन टू लाइन NCERT से उठाया गया है।
कि रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड इंस्टीट्यूशन इन 1901। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन था? शांति निकेतन। एज ए चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव, हेटेड गोइंग टू स्कूल। एग्जैक्ट लाइन उठाई गई हैं। तो ये कौन से फ्रीडम फाइटर हैं? ये कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर है? सीजीएल 2022 में पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू नोबेल प्राइज इन 1913। 1913 में नोबेल प्राइज किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रेलवे में पूछा है। आप देख रहे हैं रेलवे के क्वेश्चन एनटीपीसी में, एनटीपीसी के क्वेश्चन रेलवे में। तो आपको लगता है कि अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करनी है? नहीं, सबका जीएस सेम है। वनडे एग्जाम्स मतलब एक ही जीएस पूछते हैं। ये जीएस के लिए, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? भाई रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए, इवन जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हु वाज द ऑथर ऑफ द 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस। एक 3 एक्ट प्ले है पोस्ट ऑफिस, ये किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। एमटीएस 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप नाइटहुड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसी के उसमें उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की जो उपाधि है उसको गिव अप कर दिया था। ये सिलेक्शन पोस्ट 2022 का क्वेश्चन है। अगला हम बात करते हैं, हाउ मेनी स्टेंजा ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन सॉन्ग्स वर एडोप्टेड एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। केवल एक ही स्टेंजा लिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन कब फाउंड किया था? 1901 में। ये DSSB में पूछे गए क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो साइंस को लेके कलेक्शन ऑफ ऐसे है जिसे बोला गया है विश्व परिचय, तो उन्होंने किसको डेडिकेट किया है? ये प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस जी को डेडिकेट किया था। ये एसएससी जेई ने पूछा है 2018 में। ध्यान से सुनिएगा, जो साइंस को लेके ऐसे का कलेक्शन है उसको बोला गया विश्व परिचय, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। किसको डेडिकेट किया है? सत्येंद्र नाथ बोस जी को। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। सीजीएल 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हु स्टेब्लिश शांति निकेतन एंड व्हेन। शांति निकेतन कब और किसने स्टेब्लिश किया था? तो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी। शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी एक ही है। ये सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 टायर 1 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लेके एक क्वेश्चन और पूछा गया था। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु एक्सप्रेसिंग हिज एंग्विश। अपना क्रोध एक्सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसको रिटर्न कर दिया था। जलियांवाला बाग मासेकर 13 अप्रैल 1919। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मासेकर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया है। पूछा गया है इनमें से कौन सी बुक है ये गलत रूप से युग्मित है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है, ठीक है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। वाई आई एम एन एथीस्ट ये भगत सिंह जी की है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक किसने लिखी है। सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग रिटन द ऑनरेडी नाइटहुड टाइटल टू मार्क द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मासेकर। तो करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। कब पूछा गया है? रेलवे ने 2024 में ही पूछा है, ये जो सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का एग्जाम हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो गया है। क्यों कराया गया है? क्योंकि इससे आपको बुक्स याद हो जाएं कि भाई एसेंशियल विंग्स किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। द वे टू द गॉड महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी जी की अभी हमने एक हिंद स्वराज और पढ़ ली थी, और भगत सिंह जी की वाई आई एम एन एथीस्ट, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि। आपसे मैं कमेंट करूंगा, नेशनलिज्म रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए किसने लिखी है। एक है सितारा देवी, डॉइन ऑफ विच डांस। डॉइन ऑफ कथक डांस। कथक डांस नॉर्थ इंडिया का है। डॉइन क्या है? एक मतलब अनुभवी व्यक्ति के लिए बोला जाता है, जो काफ़ी अनुभवी है उसके लिए बोला गया था कि कथक डांस की डॉइन है। इसको जरूर देख लीजिए, आपसे एसएससी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है। सितारा देवी जी को क्वीन ऑफ कथक बोला था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अब आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है कि क्वीन ऑफ कथक कौन है? तो सितारा देवी जी हैं, ठीक है। और सितारा देवी जी को लेके डांस पूछ सकता है, तो कथक याद रखना है। और किसने बोला था इन्हें क्वीन ऑफ कथक? तो बोला था इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने अभी मॉडर्न इंडिया का पार्ट 1 कवर किया है। अब हम जल्दी ही पार्ट 2 भी लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे।
आपको एक साथ एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टेलीग्राम फ्री चैनल जहाँ फ्री वोकैब चलता है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए उसको। और वहाँ पे आपको दो वीडियोज हैं कि हमारा गेम चेंजर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या आपकी हेल्प कर सकता है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।